हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट को संस्थान आपका स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी के समास की कड़ी में हम आपको आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम आपको लास्ट में पढ़ाए थे पिछले वीडियो में समास के 6 भेद, और 6 भेद के साथ में हम पढ़ाए थे सेकंड नंबर का तत्पुरुष समास, जिसको होते हैं 6 भेद। हम 6 के 6 भेद पढ़ा चुके थे तत्पुरुष समास के। उसमें से हम आप एक और जिसका नाम बोले थे 7 नंबर का रहेगा ना तत्पुरुष समास, या बोल सकते हैं ना तत्पुरुष समास, जिसको भी हम आपके सामने रख देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं मैन, जिसको हम पढ़ा चुके हैं, और एक भेद और होता है अन्य प्रकार का ना तत्पुरुष समास, जिसको भी आप देख लो। अगर हम इसकी बात करें परिभाषा, किसकी बात कर लें, इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा में क्या आएगा बता सकता है कोई? चलिए, परिभाषा की बात करें तो जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद नकारात्मक शब्द हो या निषेध सूचक शब्द हो, जिस समस्त पद या समास का पहला पद से हमें नकारात्मक या निषेध सूचना प्राप्त हो, उस समास को हम क्या बोलते हैं? ना तत्पुरुष समास बोलते हैं, जो है तत्पुरुष समास के 6 भेदों के बाद आने वाला 7 नंबर का ना तत्पुरुष समास। जिसकी परिभाषा क्या हो गई? जिस समस्त पद या समास का पहला पद या पूर्व पद क्या होनी चाहिए? नकारात्मक शब्द या निषेध सूचक, हम उसे बोलते हैं ना तत्पुरुष समास। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, अगर हम बात करें शब्द पहले कौन कौन आ सकते हैं, तो शब्द आ सकते हैं न आ सकता है, अन आ सकता है, ना, फिर गैर आ सकता है, फिर आ, फिर इत्यादि। तो इत्यादि शब्द अगर किसी समस्त पद के पहले आ जाए तो समझ जाओ कौन सा होगा? ना तत्पुरुष समास। यही शब्द आपको क्या दिखाएंगे? नकारात्मक शब्द या निषेध सूचक शब्द की जानकारी देते हैं। जैसे हम देख लेते उदाहरण के रूप में, चलिए, ना पसंद, जैसे ना लग गया, ना क्या है? नकारात्मक या निषेध सूचक शब्द है। और पसंद मतलब क्या होता है? सकारात्मक कह सकते हैं। पसंद सकारात्मक है, उसमें क्या लगा दिया आप? ना, जो क्या है? नकारात्मक शब्द है, तो क्या बनेगा ये? ना पसंद, तो कहलाएगा यह ना तत्पुरुष समास का उदाहरण। उसी प्रकार क्या है? अनावश्यक, आवश्यक था, उसके पहले क्या लग गया? आ क्या होता है? नकारात्मक शब्द होता है, इस कारण से अनावश्यक भी क्या होगा? ना तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। उसी प्रकार ना मर्द, फिर अनहोनी, फिर ना लायक, फिर अधर्म, फिर इत्यादि कह सकते हैं। ना लायक, लायक मतलब होता है योग्य, और ना लग गया मतलब अयोग्य। तो योग्य क्या होता है? सकारात्मक शब्द, और अयोग्य क्या होगा? नकारात्मक। तो नकारात्मक इसे किसने बनाया है? ना, लायक को ना बना दिया, और यही ना क्या है? नकारात्मक शब्द है। तो हम कह सकते हैं किसी समस्त पद के पहले अगर हमें नकारात्मक शब्द या निषेध सूचक शब्द मिल जाए तो समझ जाओ कौन समास होगा? ना तत्पुरुष समास होगा। चलिए, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है, आप पहले पिछला में पढ़ चुके हो समास क्या होता है, समस्त पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं। इन समासों में कुछ ऐसे समास हैं जो कंबाइन होते हैं, कुछ कह सकते हैं दोनों में हमें पहचानने में दिक्कत होता है। जैसे बात कर लें कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में, उसी प्रकार द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में, और हम आगे पढ़ेंगे संधि और समास के बीच में अंतर। तो इन 3 पॉइंटों को हमें लेना है, जिससे आपको पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समास है तो कौन सा समास है, दिक्कत नहीं होनी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम अब आपको आगे लेके चलते हैं। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। इन दोनों समास को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें कुछ समानता है, जिस कारण से क्या होता है, इन दोनों को पहचानने में पेपर में बहुत दिक्कत होता है। तो हमें क्या करना है? इनके बीच में अंतर को जानना है। तो वही पढ़ने वाले भी क्या, इन दोनों के बीच में हम अंतर पढ़ेंगे, इन्हें अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं। तो कर्मधारय क्या होता है? सबको पता है। इसका कौन सा पद प्रधान होगा? इसका उत्तर पद प्रधान होता। क्या? उत्तर पद प्रधान होगा, और इसका दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान। इतना तो पहले पढ़ चुके आप लोग। इसमें क्या होगा? किसी अन्य पद प्रधान होगा। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद मिलकर आपस में किसी अन्य पद को क्या बनाते हैं? ये प्रधान, या उसकी ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। ध्यान रखें, दोनों पद आपस में मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम आगे लेके चलते हैं। जैसे कर्मधारय समास की बात करें, इसमें क्या होता है? एक क्या रहेगा? विशेषण। एक इसमें विशेषण रहता है, और इसमें क्या रहता है? एक विशेष रहता है। विशेषण क्या करता है? इस विशेष की विशेषता बताएगा। विशेषण के बारे में हम पहले बता चुके हैं, और विशेष क्या होता है इसके बारे में पहले बता चुके हैं। जिसकी विशेषता बताया जाए,
जिसकी विशेषता बताया जाए विशेष कहलाएगा, और जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। आप देख चुके। तो हम कह सकते हैं कर्मधारय समास में एक पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद विशेष होगा। तो यहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं, एक विशेषण और एक क्या होगा, विशेष होगा। लेकिन कर्म बहुब्रीहि समास में क्या होता है, समस्त पद मतलब पूरा पद क्या होगा, अपने आप में विशेषण होगा, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। चलिए, जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण की बात करें, यहाँ पर कर्मधारय समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान होंगे, जो किसी तीसरे पद को प्रधान बनाएंगे और उसकी ओर क्या करेंगे, संकेत करेंगे। और कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष दोनों होंगे, ठीक है। लेकिन बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही क्या होता है, विशेषण होता है, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, ठीक है। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसकी, जैसे नील गगन, क्या लेते हैं, नील गगन। चलिए, है कि नहीं बताइए उदाहरण इसका, कर्मधारय का है। चलो यहाँ उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल इसके में, क्या, चक्रधार, क्या, चक्रधार। बताइए, नील गगन और चक्रधार दोनों के अलग अलग उदाहरण हैं। अब इनमें हम अंतर देख रहे हैं, किसे बोलेंगे। नील गगन मतलब होता है, नील गगन मतलब क्या होता है, आकाश, क्या है, आकाश कह सकते हैं। नील मतलब क्या होता है, नीला, मतलब नीला है जो गगन। तो भाई सबको पता है कर्मधारय में क्या होता है, विग्रह करने पर क्या मिलते हैं, है जो, या बोल सकते हैं के समान, ऐसे शब्द आए तो समझ जाओ कौन समास है, कर्मधारय समास है। तो यहां हम विग्रह कर रहे हैं, नीला है जो कमल, तो है जो आ गया ना, तो कौन समास होगा, कर्मधारय। नीला है जो कमल, तो यहां नीला क्या है, विशेषण है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, आकाश की, और आकाश क्या हो जाएगा, विशेष, जो विशेषता बताता है विशेषण, जिसकी विशेषता बताया जाए विशेष। तो यहाँ गगन मतलब क्या है, आकाश, तो आकाश या गगन क्या है, विशेष है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, नीला, तो कहलाएगा विशेषण। मतलब नीला है जो गगन, अर्थात नील गगन। उसी प्रकार यहां हम कह सकते हैं, चलो अगर हम चक्र अलग करते हैं, क्या, चक्र और धर अलग करते हैं, जी बताइए। तो दोनों अलग अलग पद हो गए, जे पूर्व पद जे उत्तर पद है। यहां पर नील पूर्व पद है और गगन उत्तर पद है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कर्मधारय में क्या होता है, दोनों पद एक दूसरे की बिना काम नहीं कर सकते, एक विशेषण होगा दूसरा विशेष होगा। लेकिन चक्रधर में क्या होता है, पूरा पद ही क्या होता है, समस्त पद विशेषण होता, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा। तो यहां पर चक्रधर अर्थात होता है विष्णु, क्या होता है, विष्णु। तो हम कह सकते हैं चक्रधर मतलब क्या होता है, समस्त विग्रह बनेगा, चक्र को धारण करने वाला, क्या बनेगा, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन होता है, विष्णु। तो विष्णु क्या है, विष्णु क्या है, विष्णु संज्ञा है, विष्णु क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, समस्त पद, कौन, चक्रधर की। विष्णु कौन, विष्णु कैसा है, चक्रधर है। तो चक्र को धारण करने वाला क्या होगा, चक्रधर, अर्थात कौन, विष्णु। विष्णु आपका क्या हो गया, संज्ञा, और इसकी विशेषता कौन बताएगा, समस्त पद, और समस्त पद ही क्या होता है, पूरा विशेषण। तो विष्णु की विशेषता क्या है, चक्रधर। तो आप ऐसे दोनों में अंतर देख सकते हो। दोनों अंतर की बात क्या है, इसमें एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष होगा, और यहां पर क्या होता है, समस्त पद ही क्या होता है, विशेषण होता है, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर संज्ञा कौन है, विष्णु, जिसकी विशेषता क्या है, चक्रधर। आप इस प्रकार अंतर दोनों में देख सकते हो और पेपर में आसानी से आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें देखना क्या है। अब अगला पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट क्या था, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों को पहचानने में क्या दिक्कत होगा, तो कैसे हल करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में आपको अंतर देखना है, जिससे इस वाले जो उदाहरण रहेंगे उससे पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों को कैसे पहचाने पेपर में आप लोग। चलो द्विगु में सबको पता है, क्या पता है, इसमें फिर वही बात है, इसमें दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान, जो तीसरे पद को क्या करेंगे, तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत, तीसरा पद की ओर क्या करेंगे, तीसरा पद की ओर संकेत करते हैं। चलिए, तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होंगे, जो दोनों आपस में मिलकर संकेत करेंगे तीसरा पद की ओर। लेकिन द्विगु समास में क्या होता है भाई, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होगा,
उत्तर पद प्रधान होता है। अब बात करें इसमें क्या होगा, जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद होता है वह उत्तर पद की विशेषता बताता है कि, चलिए जैसे पूर्व पद क्या होगा, हमेशा समूह संख्यावाचक विशेषण होगा, समूह संख्यावाचक विशेषण ही होगा। किसका? द्विगु समास का। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद हमेशा समूह संख्यावाचक विशेषण होगा, जो उत्तर पद की विशेषता बताएगा कि कितना समूह है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। तो हम कह सकते हैं पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण ही होगा, जो उत्तर पद की विशेषता बताएगा। जैसे हम बात कर सकते हैं, उदाहरण की बात करें तो क्या है, उदाहरण है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। और यहां पर उदाहरण लेते हैं हम, क्या? हाँ, और यहां पर क्या होता है, समस्त पद ही क्या होता है, विशेषण होता है। समस्त पद ही क्या है, विशेषण है, जो किसी अन्य की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो यहां पर हम ले लेते हैं क्या, उदाहरण, क्या, चतुर्भुज। चलिए, तो चतुर्भुज यहां पर है। इस चतुर्भुज की बात करें तो आप क्या कहोगे इसके बारे में, 4 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज, या 4 भुजा है जिसके, कह सकते हैं, नहीं 4 भुजा है जिसके, नहीं सॉरी, उदाहरण की बात करें तो क्या है, चतुर्भुज मतलब है 4 भुजा, वो की आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाली आकृति, भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। ठीक है, तो या उदाहरण की बात करें तो यहाँ क्या लिखा, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ध्यान रखें, यहां पर हम बात करें बहुब्रीहि समास में तो 4 भुजा हैं जिसके, क्या बोलेंगे, 4 भुजा हैं जिसके, भुजा हैं जिसके, अर्थात कौन होता है भाई, बता सकता है कोई, बताइए, किसे बोलते हैं, विष्णु को। तो यहां पर देखो चतुर्भुज मतलब क्या, 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसी विशिष्ट के बारे में बता रहा है। तो चतुर्भुज क्या है, समस्त पद है, जो क्या है, विशेषण है, किसके विशेषता बता रहा है, विष्णु की विष्णु कैसा है, विष्णु 4 भुजाओं वाला है। कौन बताया है, चतुर्भुज। चतुर्भुज समस्त पद है, यही क्या है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, विशेषण होता है, जो किसी अन्य पद की विशेषता बताता है। तो विशेषता किसकी बता रहा है, विष्णु की विष्णु कैसा है, चतुर्भुज है, मतलब 4 भुजाओं वाला है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच में अंतर, और दोनों को पहचानने में आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं। संधि और समास के बीच में भेद, या कह सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको जानेंगे हम। संधि मतलब क्या होता है, जोड़, और समास मतलब क्या होता है, जोड़। तो हम कह सकते हैं संधि और समास दोनों में क्या होता है, मेल होता है। मेल मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो पहला पॉइंट है दोनों में मेल होगा, लेकिन यहां संधि में किसका मेल होता है भाई, संधि में होता है वर्णों का मेल, लेकिन समास में होता है शब्दों का मेल। चलिए, और हम कह सकते हैं जब संधि में होता है मेल और समास में होता है मेल, तो संधि में मेल होता है वर्णों का और समास में होगा शब्दों का। और संधि में वर्णों के मेल से क्या होता है, बदलाव होता है। वर्णों में क्या हो जाता है, संधि में, संधि जब संधि होता है तो मिलते हैं, तो क्या होता है, वर्णों में बदलाव हो जाता है। ठीक है, लेकिन समास में क्या होता है, कारक चिन्हों की विलुप्ति हो जाती है, कारक चिन्हों की विलुप्ति हो जाती है, या कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है, जब इन दोनों को, ये संधि मेल से वर्णों के मेल से संधि बना और यहाँ शब्दों के मेल से समास बना, जब आपस में मेल करते हैं तो वर्णों का बदलाव होगा और यहाँ कारक चिन्ह के हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे समास में मेल से। जब इन दोनों संधि को मेल से बने शब्द को अलग करेंगे तो क्या होता है, उसे अलग करना, वर्णों को अलग करना क्या कहलाएगा, वर्णों को अलग करना कहलाता है संधि विच्छेद। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। तो संधि में क्या होता है, वर्णों को मेल से संधि बना, और जब संधि में हम वर्णों को मेल से हम अलग करेंगे, मिलने के बाद अलग करेंगे वर्णों को, तो क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। और कारक चिन्हों को जब उसके मेल से बनने के बाद उन्हें अलग करेंगे किसको, शब्दों को, अलग करेंगे शब्दों को, तो क्या बोला जाएगा भाई, बता सकता कोई, इसे बोलते हैं क्या,
व्यास या समास विग्रह। क्या बोलते हैं? व्यास या समास विग्रह। इनके बारे हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अब हुआ आपका अध्याय खत्म। तो समास को क्या करना है आपको, इत्मीनान से जितने भी पार्ट बने हैं समास का, उन सभी पार्टों को इत्मीनान से अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद हम आने वाले समय आपको सेट लगवाएंगे वीडियो के माध्यम से। और ध्यान रखें कि जो भी दिक्कत है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को समस्त पार्टों को रिपीट करके दोबारा आपको अध्ययन करना है, जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगा पेपर केमिस्ट्री में। चलिए आगे चलते हैं। धन्यवाद।